9 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान चलेगा। उसके बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दल पिछले 2 दिनों से रणनीति बना रहे हैं। एनडीए के विधायक 2 दिन से रेडिसन ब्लू में जुटे हैं। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने सीएम आवास पर 2 दिन डिनर पार्टी की है। मॉक पोल करके महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने का दावा किया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताते चले, राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है और आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान चलेगा और उसके बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो देखिए, एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दल पिछले 2 दिनों से रणनीति बना रहे हैं और चुनावी गणित क्या है वो आप समझ सकते हैं। सत्ता पक्ष 56 सीट है, जेएमएम 34, कांग्रेस 16, आरजेडी 4 और सीपीआईएम के पास 2 सीट है। और इसके बाद विपक्ष के पास देखिए 24 सीट है, 21 बीजेपी, आजसू 1 और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जेएलकेएम के पास 1 सीट है। तो राज्यसभा का चुनावी ये गणित आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और एनडीए के विधायक देखिए 2 दिन से रेडिसन ब्लू में जुटे हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जेडीयू के पास भी 1 सीट है, एलजेपी आरवी के पास भी 1 सीट है। महागठबंधन के नेताओं ने सीएम आवास पर 2 दिन डिनर पार्टी की है। मॉक पोल करके ये सुनिश्चित किया है कि जीत उनके प्रत्याशियों की होगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासत तेज है। एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रेडिसन ब्लू में शिफ्ट कर दिया है, तो वहीं सीएम आवास पर महागठबंधन के विधायकों का डिनर आयोजित किया गया। राज्यसभा की तैयारी, कौन मारेगा बाजी? रेडिसन में एनडीए, सीएम हाउस में भोज। राज्यसभा के रण में तेज हुई खोज। राज्यसभा की 2 सीटों पर 18 जून को चुनाव होना है, जिसको लेकर हर कोई अपना दमखम लगाने में जुटा है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले बैठक का दौर लगातार जारी है। एक और एनडीए है जिसके सारे विधायक रेडिसन ब्लू में 16 जून से ही डटे हुए हैं और लगातार चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं। तब है कि एक जगह एकत्रित रहते हैं, दिन का रात का खाना साथ में खाते हैं। कल भी सुबह जलपान करेंगे और वहां जाएंगे, तो सबकी हाजिरी एक साथ रहे, सबको खोजना नहीं पड़े। एनडीए की इस होटल पॉलिटिक्स को लेकर सियासत भी तेज है। महागठबंधन के नेता लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और इसे बीजेपी का डर बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आखिर किसका डर सता रहा है? पूरे देश में जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आखिर जवाब देना चाहिए। झारखंड की जनता जवाब मांग रही है कि देश में सरकारें बनाने, विधायकों की खरीद फरोख्त, सांसदों की खरीद फरोख्त करने वाली एक पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, आज डर के मारे अपने विधायकों को राजधानी के ही होटल में लेकर और दुबके हुए हैं। सिपाही है, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही है। हम लोग गद्दारी आप सीखे ही नहीं कभी। 26 साल का इतिहास को उल्टा के ले लीजिए। जहां एक और एनडीए के विधायक होटल में रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के नेता भी लगातार लंच और डिनर का आयोजन कर अपने विधायकों के साथ मॉक ड्रिल कर रहे हैं। 16 जून को भी सीएम आवास पर सभी महागठबंधन के विधायकों की डिनर पार्टी हुई थी और मॉक ड्रिल के जरिए विधायकों को प्रशिक्षित किया गया। वहीं 17 जून को भी मुख्यमंत्री आवास पर डिनर का आयोजन किया गया। सारा तैयारी तो आते वक्त बता ही दिए। हम लोग सब अस्वस्थ हैं और 56 के 56 एकजुट हैं। आप लोगों ने इलेक्शन एजेंट भी बनाया, खुद आप भी चुके हैं। हाँ। कौन कौन होगा, क्या क्या है? या देखिए, हम हैं इलेक्शन एजेंट। या देखिए, अरे भाई, परिवार है जी, गठबंधन का परिवार है हमारा। हम लोग का पुराने साथी हैं। लीजिए। तो आज लंच साथ में रहा? हाँ जी, लंच आज क्या हमेशा रहा है। शाम में होगा। उम्मीद क्या है? भरपेट रहा, पूरी तरीके से इंटैक्ट है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोनों गठबंधन की सीट बहुत आसानी से और 56 से ज्यादा संख्या में जीतेंगे। अब राज्यसभा में किसका परचम लहराएगा और किसको हार का सामना करना पड़ेगा, ये तो 18 जून को ही तय होगा। लेकिन उससे पहले ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल राज्य में सियासत बेहद गर्म है और हर कोई अपनी अपनी जीत की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची के चुटिया निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर हमला हुआ। हमला पेट्रोल बम से किया गया और हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बीजेपी नेता ने इस मामले को लेकर के जल्दी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये हमला क्यों हुआ और किसने किया, आप इस रिपोर्ट में देखिए।
कपड़ा, हाथों में जलती पेट्रोल की बोतल और जोरदार धमाके की आवाज। ये तस्वीरें हैं रांची के आरएसएस कार्यालय के बाहर की, जहां देर रात दो बदमाश एक ऐसी करतूत को अंजाम देते हैं जिसके बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए। ये दो बदमाश भागते हुए आरएसएस कार्यालय के बाहर आते हैं, फिर कुछ देर रुककर इधर उधर देखते हैं और फिर पेट्रोल से भरी एक बोतल में आग लगाकर वहां से फरार हो जाते हैं। ये पूरी घटना रात करीब 12:30 बजे की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और डीएसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। गंभीरता से लिया है इस केस को और लगातार हमारी बहुत सारी टीमें जो हैं वो इस केस पर वर्क कर रही हैं। कुछ हमें लीड्स मिले हैं, उन लीड्स पर भी हमारा काम जो है वो चल रहा है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस कांड का हम लोग पूर्ण तरीके से उद्भेदन कर लेंगे। आरएसएस कार्यालय पर हुए इस हमले के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी के तमाम नेता भी आरएसएस ऑफिस पहुंचे और दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। इस तरह पेट्रोल बम से हमला करने का काम जिहादी मानसिकता के लोगों ने किया, उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से लेगी ताकि मामला कंट्रोल में आवे और तुरंत अपराधी गिरफ्त में आ जाए। आरएसएस कार्यालय पर हमले को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सख्त है और एनआईए, एफएसएल, झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम मामले की जांच में जुटी है। एनआईए ने घटनास्थल की फोटोग्राफी की ताकि साजिश की जड़ों को डिकोड किया जा सके। मकसद जो आग लगाने का है इसको हम लोग इंसेंट्री बोलते हैं। कहीं भी हम थ्रो करेंगे तो आग लगेगी, तो आग लगाना था या डराना था वो तो उस जानेगा। हम लोग बस जो बम जो का थ्रेट था, कोई खतरनाक आईडी वगैरह वैसा नहीं पाया गया। आरएसएस कार्यालय पर हुए इस हमले ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया। घटना के पीछे क्या वजह थी, घटना को अंजाम क्यों दिया गया और घटना के पीछे कौन लोग थे, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल सवाल ये है, क्या ये हमला किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के मकसद से किया गया था? न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। रांची से बड़ी खबर, जहां आरएसएस कार्यालय पर हमला मामले में हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है, जल्द मामले का खुलासा होगा। पुलिस मामले की जांच कर रही। 2 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी इस हमला मामले में हुई है। आरएसएस कार्यालय पर हमले की तस्वीर सामने आई थी, जहां सीसीटीवी में दोनों हमलावर आपको नजर आ रहे होंगे। इन दोनों की पहचान करके इनको पुलिस ने दबोच लिया है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। झारखंड में 11 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसके बाद अब राज्य के कुल 12 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। अब इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया और ये लिखा कि साल 2019 में सिर्फ एक उत्पाद को जीआई टैग मिला था, जो अब ये बढ़कर 12 हो गया है। ये पूरे राज्य के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है। जीआई टैग न केवल इन उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करेगा, बल्कि उनकी प्रामाणिकता को स्थापित करते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान और बेहतर आर्थिक अवसर भी सुनिश्चित करेगा। देखिए, झारखंड को 11 नए उत्पादों को जीआई टैग मिले हैं, ये गौरव का क्षण है। और ऐसे में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी इसको लेकर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया है, एक लंबा पैराग्राफ लिखा है और झारखंड के लिए इसे बेहद ही गौरव का क्षण बताया है। उन्होंने बताया है कि साल 2019 में सिर्फ एक उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ था, अब ये आंकड़ा बढ़ गया है और 12 हो गया है। यानी कि ये पूरे राज्य के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है। जीआई टैग न केवल इन उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करेगा, बल्कि उनकी प्रामाणिकता को स्थापित करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी नई पहचान और बेहतर आर्थिक अवसर भी सुनिश्चित करेगा।
अब खबर अरवल से है, जहां कुर्था विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक पप्पू कुमार वर्मा और जूनियर इंजीनियर नीतीश कुमार के बीच विवाद का मामला अब हाई प्रोफाइल बन गया है। मारपीट, गाली गलौज, रंगदारी मांगने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपों को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद आईजी विकास वैभव और प्रमंडलीय आयुक्त ने उच्च स्तरीय जांच की। करीब 2 घंटे तक दोनों पक्षों और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ भी हुई। जांच के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे रखे। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। मामले में एफआईआर दर्ज की गई दोनों साइड से, इसीलिए जांच के हम लोग आए थे और जब उसकी जांच की जाए। फिलहाल जो है अब तक क्या एफआईआर दर्ज हुआ है, जांच की जा रही है। उसमें जो बातें सभी बिंदुओं पर अनुसंधान। सम्राट कैबिनेट की बैठक पर दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार में नई टाउनशिप योजना के तहत जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण होगा उन्हें बाजार दर से ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा है कि किसानों के 1 लाख की जमीन पर 60,000 ज्यादा के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। यानी कोई किसान अगर 1 लाख की जमीन सरकार को देता है तो सरकार उसे 1,60,000 रुपए देगी। बिहार सरकार ने कैबिनेट में बहुत बड़ा फैसला लिया। जो बिहार के जमीन का सर्किल रेट है, किसानों को जब भूमि अधिग्रहण 11 सैटेलाइट टाउन बनना है पूरे बिहार के अंदर, और इसके साथ साथ करीब 30,000 करोड़ रुपया का भारत सरकार नेशनल हाईवे, मॉर्थ, रेलवे और आरसीडी, पीडब्ल्यूडी जो पथ निर्माण विभाग है, 30,000 करोड़ रुपया का करीब करीब भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है किसानों का। तो किसानों को बार बार होता था और बहुत आंदोलन भी कैमूर में, चौसा में आप लोगों ने देखा था कि हो रहा था कि हमारे भूमि का अधिग्रहण होता है तो उसका सही कीमत नहीं मिलता है। तो इसलिए आज बिहार सरकार ने फैसला लिया कि 1.60 यानी जो 1 लाख रुपया की संपत्ति थी, अब किसान को उसका मुआवजा 1,60,000 मिलेगा। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां वाटर पार्क में नहाने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बंजरिया थाना क्षेत्र के रतनपुर वाटर पार्क का है। अगरवा मस्जिद टोला का 12 साल का एक बच्चा वाटर पार्क में गया था और पार्क में मस्ती कर रहा था। इसी दौरान वो डूबने लगा। आनंद फानंद में लोगों ने उसे वाटर पार्क से निकाला और अस्पताल आया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि परिवार के साथ ही बच्चा वाटर पार्क गया था और नहाने के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी थी। और देखिए बड़ी खबर दानापुर के बिहटा से है, जहां पर निजी जमीन पर बालू लदा ट्रैक्टर ले जाने के विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अब ये घटना बिहटा के परेव गांव की है। शिव कुमार वर्मा ने अपनी निजी जमीन से बालू लदे ट्रैक्टर ले जाने का विरोध किया था। उनका ये कहना था कि ट्रैक्टर से बार बार अंडरग्राउंड पाइप को नुकसान होता है। ट्रैक्टर रोके जाने पर आग बबूला ड्राइवर और उसके साथियों ने शिव कुमार वर्मा पर रॉड से हमला कर दिया, जिसमें उसका सिर फट गया। बीच बचाव करने आए पीड़ित का 2 भाई भी घायल हुआ। अब इस घटना की सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और बिहटा थाने में आरोपी अजय यादव और उसके बेटे और अन्य आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कौन सा गाड़ी था? ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर अच्छा, आपके रास्ते निजी जमीन में? मेरा निजी जमीन है, उसमें से जबरदस्ती ले जाना चाह रहा था। हम कहें कि नहीं, इसमें मत जाइए, जल नल का पाइप है, पिछले बार भी फट गया था, फिर फट जाएगा, और नहीं माना। और 4-5 के संख्या में था और रॉड निकाल के ट्रैक्टर से और हमको मारपीट किया गया। कहाँ के लोग थे? वहीं गाँव के लोग हैं, अजय यादव का लड़का है लोग। अब बात मदरसे के गद्दार मौलाना इसराहुल हक की करते हैं, जिससे पूछताछ के बाद एटीएस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मौलाना का पाक हैंडलरों से नापाक कनेक्शन था। इतना ही नहीं, वो देश के युवाओं को गुमराह कर अपना नेटवर्क फैलाने की भी साजिश रच रहा था। गद्दार मौलाना की देश विरोधी साजिश, वतन से दगा, सरहद पार वफादारी, पाक हैंडलर से नापाक कनेक्शन। मधुबनी से गिरफ्तार मौलाना इजहारुल हक की साजिशों का अंत नहीं। देश के खिलाफ गद्दारी उसके नस नस में था। चंद रुपए की लालच में वो पाकिस्तानी आकाओं के साथ बड़ा खेल खेल रहा था।
मौलाना के दिमाग में नफरत इस कदर भरी थी कि उसने अपना ईमान और जमीर दोनों का सौदा कर लिया था। गिरफ्तार मौलाना इजहारुल हक की साजिशों के बारे में आप जानेंगे तो आपको भी नफरत होने लगेगी। एटीएस से पूछताछ में आतंकी इजहारुल हक ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, मौलाना मदरसे की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था। वो पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में रहकर उन्हें भारतीय सिम कार्ड पहुंचाता था। बिहार के अलग अलग जिलों से फर्जी पहचान पत्रों और आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सिम खरीदता था। फिर इन सिम कार्ड्स को नेपाल के एजेंटों के जरिए पाकिस्तान भिजवाता था। इस सिंडिकेट को चलाने के लिए खुद कई बार नेपाल भी गया था। जांच एजेंसी की माने तो मौलाना इजहारुल हक एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और गूगल मीट के जरिए अपने विदेशी अकाउंट से मीटिंग करता था। यही नहीं, वो युवाओं को आतंकी गतिविधियों से भी जोड़ रहा था। यानी मौलाना इजहारुल हक की बड़ी प्लानिंग थी। वो देश को बर्बाद करने की नापाक साजिश भी रच रहा था। मधुबनी से ही उसने अपने आतंक का नेटवर्क फैला लिया था। अपनी मिट्टी से दगा करने और सरहद पार वफादारी करने वाले मौलाना अब हर वो राज उगल रहा है। मधुबनी में रहकर देश के खिलाफ बड़ी साजिश रचने वाले इस मौलाना के नेटवर्क के खुलासे के बाद लोगों के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मदरसा देश विरोधी साजिश का अड्डा बन गया है? न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बलिया में हुए बवाल की। देखिए, बलिया में पवन सिंह एक बर्थडे के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। डांसर्स के ठुमकों के बीच जमकर कुर्सियां भी चल गई। बलिया में बर्थडे पार्टी का जश्न था। पवन सिंह के गाने और मंच पर डांसर्स के ठुमके पर लोग झूम रहे थे, लेकिन इसी कार्यक्रम में जोरदार हंगामा हो गया। बवाल ऐसा हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पवन सिंह और डांसर्स के ठुमकों के बीच जमकर कुर्सियां चली। दरअसल कार्यक्रम में पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर हमेशा की तरह भीड़ बेकाबू भी हो गई और पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज में कई लोगों के सिर फूट गए और कई लोगों के हाथों में चोटें तक आईं। हंगामे के दौरान सैकड़ों कुर्सियां भी यहां क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस मारा, नागरा थाना पुलिस का 4 पुलिस वाला मिलकर मारा है हमको। हम कुछ बोले नहीं है पुलिस वाले को। सब जनता को पुलिस दौड़ा कर मार रहा है। मैं चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है। मेरा सचिन कुमार नाम है, इनासो का रहने वाला हूँ। ये कोई पहला मौका नहीं था जब पवन सिंह के कार्यक्रम में बवाल मचा हो। पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव या अक्षरा सिंह, भोजपुरी के इन कलाकारों के कार्यक्रमों में बवाल होना तो तय माना जाता है। बड़ा सवाल ये कि आखिर लोग इनके कार्यक्रम में इतने उतावले क्यों हो जाते हैं? कार्यक्रम से पहले भीड़ पर काबू पाने के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं होते? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए बड़ी खबर, जहां अमेरिका और ईरान के बीच डील पर साइन हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजकिशियान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। व्हाइट हाउस और ईरान दोनों ने समझौते की पुष्टि की है। ईरान ने कहा है कि समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़े अपने दायित्वों पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। अब दोनों देशों के बीच अंतिम समझौते के लिए बातचीत आगे बढ़ेगी। तो देखिए, ट्रंप और पेजकिशियान से मंजूरी मिल चुकी है। ईरान ने भी डील पर मुहर लगा दी है। एमओयू पर साइन हो चुका है और माना जा रहा है कि अब जो हॉर्मुज से जुड़े दायित्व हैं वो शुरू हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने समझौते की पुष्टि कर दी है और जाहिर सी बात है कि जंग खत्म होने के बाद से, तमाम प्रतिबंधों के हटने के बाद से बड़ी राहत पूरी दुनिया को मिलेगी। Did you sign the MOU? You signed. You signed? You signed it. You were signed. You signed. राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को अमेरिका का भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता की तारीफ की। ट्रंप ने यह कहा कि भारत वैश्विक मंच पर लगातार मजबूत भूमिका निभा रहा है और दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं।
ट्रंप ने यह भी कहा, जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं, व्हाइट हाउस में मोदी का हमेशा अच्छा दोस्त मौजूद रहेगा। अगर भारत पर हमला होता है और मोदी लीडर होंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। उन्होंने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जब तक मोदी लीडर हैं, इंडिया हर फील्ड में बड़ा रोल निभाएगा। मोदी शांत और जबरदस्त नेता हैं, लेकिन मैं मोदी की तरह नहीं। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to, he's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said, no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA.